नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, जिसमें हर हफ्ते हम एक फंड के बारे में बातचीत करते हैं, उसके फंड मैनेजर से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस फंड की क्या खूबियां हैं, उसमें पैसे क्यों लगाने चाहिए और मार्केट को लेकर के उनका नजरिया क्या है, उनका अप्रोच क्या है। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, ये बिल्कुल नया फंड है और इसका नाम है एडलवाइस फोकस्ड इक्विटी फंड और ये अभी भी खुला हुआ है, तो इसमें आपके पास मौका है कि आप निवेश कर सकते हैं। बातचीत हम करेंगे एडलवाइस के ही CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जी से। त्रिदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और चूंकि फंड आपका खुला हुआ है, इसमें बहुत सारी बातें हमें करने की होंगी, लेकिन इससे पहले कि हम डीप डाइव करें फंड की तरफ, हम पहले थोड़ा समझना चाहते हैं कि इस मौके पे जब आप ये लॉन्च कर रहे हैं, लेके आए हैं, तो मार्केट पे आपका नजरिया क्या है। US के मार्केट को देखिए एक अलग दिशा में अभी चल रहे हैं और हमारे बाजार अपनी एक अलग दिशा पकड़े हुए हैं इस वक्त। तो ओवरऑल अप्रोच क्या है आपका, खासतौर पर इंडियन मार्केट को लेके। नमस्कार नीरज जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। लेकिन मुद्दे की बात पे आते हुए कि अभी हमने फंड क्यों लॉन्च किया, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूं कि हम लोग ये जो पीरियड है, ये साल के शुरू से Jan 22 से March 23, ये जो समय काल है, इसको हम दो भागों में देखना पसंद करते हैं। उसमें पहला भाग जिसमें वे अभी हैं, उसमें हमारा शुरू से मानना ये रहा था कि तीन चीजें ऐसी हैं जो चेंज होंगी, जो अभी हो रही हैं, जिसके चलते मार्केट जो है वो उथल पुथल भरा हुआ रहेगा, मतलब रिटर्न बनना मुश्किल होगा। वो तीन चीजें थी। ग्लोबली इंटरेस्ट रेट रेजिम चेंज हो रहा है, दूसरा इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और तीसरा जियोपॉलिटिक्स। अभी ये व्यू हम साल के शुरू से कैरी करते रहे हैं और इसलिए हम लोगों को कहते रहे हैं कि थोड़ा संभल के SIP या STP में निवेश करें एज अपोज टू लमसम। लेकिन जो गुड न्यूज अभी, जैसे हमारी आपकी बात हो रही है आज के काल में, वो ये है कि हम इसके फाइनल 2-3 महीने के अंतराल में हैं और 2-3 चीजें जो है चेंज हो रही हैं। वो ये कि पिछले 1 महीने में अगर आप इंडस्ट्रियल कमोडिटीज देखें, जैसे स्टील हुआ, कॉपर हुआ, इनके प्राइसेस जो है 10 से 25% नीचे गिर चुके हैं। कुछ तो एग्री बेस्ड कमोडिटीज जैसे पाम ऑयल वगैरह, उनके भी प्राइसेस कुछ 20-25% गिर चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन था साल के शुरू में इन्फ्लेशन बढ़ने का। दूसरा, जो ये चिप सप्लाई है जो कि इन्फ्लेशन ड्राइव करता था, वो भी अभी धीमे धीमे कम होने लगा है और अगले 6 से 9 महीने में शायद वो भी कम हो जाए। और तीसरी बात ये कि चाइना का इकोनॉमी थोड़ा खुल रहा है, तो उससे लॉजिस्टिक्स का जो बॉटलनेक्स थे वो भी शायद सॉल्व हो जाए। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि इन्फ्लेशन के बढ़ने के जो कारण थे वो धीरे धीरे अब कम होने का आसार नजर आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगले 1-2 महीने में शायद इन्फ्लेशन पीक होने के कगार में हो। तो ऐसे माहौल में जो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड वरीज है, जो कि इन्फ्लेशन के कारण ही बने थे यूनाइटेड स्टेट्स में भी और इंडिया में भी, वो उसका जो डर है लोगों के मन में, वो शायद अगले 1-2 महीने में कम हो। तो जहां पे हम हैं वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट देख के ऐसा लगता है कि 75 से 80% जो खराब न्यूज की का जो आकलन है वो ऑलरेडी प्राइस में है। लास्ट 15-20% वो बचा हुआ है बैड न्यूज जो है, वो कब तक कैसे आएगा वो कहना मुश्किल है। और इन द होराइजन हमारा जो इन्फ्लेशन आउटलुक है वो थोड़ा सुधर रहा है। तो इसलिए हमारा व्यू अभी इंक्रीमेंटली ये है कि थोड़ा सा मार्केट की तरफ पॉजिटिव है ज्यादा। साल के शुरू के कंपैरिजन में डेफिनेटली वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो चुके हैं और जो हम साल के शुरू से बोलते रहे हैं कि STP या SIP में इन्वेस्ट करना है, अभी हम थोड़ा कहना शुरू कर रहे हैं कि थोड़ा लमसम भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट का बॉटम करना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन 75 to 80% ऑफ द बैड न्यूज अभी प्राइस में आता नजर आ रहा है। ये हो गया पहला पार्ट आपके सवाल का कि व्हाई नाउ, अभी क्यों। तो वो ये कि वैल्यूएशन रीजनेबल है और बैड न्यूज काफी हद तक प्राइस में है। दूसरा, अगर आप पूछे कि 3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी क्या चीज है जिसको देख के लगता है कि मार्केट में पैसा डालना चाहिए, बनिस्बत की बाहर रहना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि इंडिया की जो अर्निंग्स की स्थिति है वो शायद अगले 2-3 सालों में काफी बेहतर हो सके। और उसके 3 कारण होंगे मेरे हिसाब से। पहली बात कि इंडिया में एक प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन कैपेक्स साइकिल आने का बहुत अच्छा चांस बन रहा है।
दूसरी बात, इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर जो काफी बड़ा सेक्टर है वो भी धीमे धीमे बॉटम आउट हो रहा है। उसकी जो इन्वेंट्रीज है अभी ऐसे लेवल पे है, वो देख के उसको समझ के ऐसा लगता है कि आगे शायद बेहतर दिन आगे हो। और तीसरी बात, इकोनॉमी में पहली बार पिछले 10-15 साल के कंपैरिजन में डबल डिजिट सैलरी हाइक हो रहा है। सो इससे क्या है कि कंज्यूमर की जो थोड़ी अर्निंग्स पावर है वो अभी तो सब डरे बैठे हैं, पर अगले 9 से 12 महीने में शायद यहां से बेहतर हो। सो 3 साल में ये जो 3 चीजों की मैंने व्याख्या करी वो आपको अर्निंग्स की जो सिचुएशन है बेहतर की डायरेक्शन में लेके जाएंगे। और आज के डेट में प्राइसिंग जो है वो आपको ऐसी मिल रही है कि काफी हद तक नेगेटिव न्यूज प्राइस में है। तो कुल मिला के हमारा मीडियम टर्म मार्केट व्यू कंस्ट्रक्टिव है। नियर टर्म मार्केट में लगता है कि लॉट ऑफ बैड न्यूज इज देयर और देयर अबाउट्स। तो इसलिए हमको लगता है कि इस मार्केट व्यू को मार्केट मद्देनजर रखते हुए फंड लॉन्च का जो डिसीजन है वो 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बेहतर हो। प्रदीप शर्मा, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूं। हमारा जो इन्फ्लेशन है, मुझे उसको बहुत चिंता का कारण मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज में इतना इन्फ्लेशन चलता है, 7%, 8% बहुत बड़ी बात नहीं है। यूएस का इन्फ्लेशन तो मैं एक महीने से कह रहा हूं कि वो पीक हो रहा है क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो लेकिन फेड का जो टारगेट है वो 2% का है। अब फेड अगर 2-3 हाइक और लेता है 75 बीपीएस की इस कैलेंडर ईयर 22 में, तो आरबीआई की न चाहते हुए भी एक मजबूरी को वो भी बढ़ाएं, तो ये जो बढ़ते हुए ब्याज दर के सिनेरियो में हम खड़े हो जाएंगे, हमारा 7.5% का बॉन्ड यील्ड चल रहा है, तब क्या दिक्कत नहीं, क्योंकि इक्विटी पसंद नहीं करता महंगा ब्याज। सही बात और बहुत सही ऑब्जर्वेशन। तो इसको मैं ऐसे देखता हूं कि मार्केट जो है ना, ये ब्याज दर मतलब ब्याज दर के थोड़ा एक डेरिवेटिव आगे चलता है। कहने का मतलब ये कि अगर मार्केट का मानना ये है कि मार्केट को कि 50 बेसिस पॉइंट हाइक होने वाला है, ठीक है, और आप 50 बेसिस पॉइंट हाइक ही करते हैं तो उसमें मार्केट का इंपैक्ट कम होगा। लेकिन अगर आप मार्केट को बोलते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट इंपैक्ट का एक्सपेक्टेशन है, उसकी जगह 75 होता है, तो ये जो 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीमेंटल हुआ वो जो है वो नेगेटिव रिएक्शन क्रिएट करता है मार्केट में फ्रॉम एन इक्विटी मार्केट स्टैंड पॉइंट। तो कहने का मतलब अगर आप पिछले 2-3 महीने में देखें यूनाइटेड स्टेट्स में, तो पहले वो 50 बेसिस पॉइंट से शुरू हुए, फिर वो 75 हुआ, अभी लास्ट जो डेटा हुआ इन्फ्लेशन के बेसिस में वो ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद 1% भी हो जाए, ऐसा 50% प्रोबेबिलिटी है जो मतलब मार्केट में है, वो ऐसा डर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा नेगेटिव रिएक्शन कॉज करती है। तो मेरे ख्याल में जो ये इन्फ्लेशन पीकिंग वाली जो हम लोगों ने बात करी, जो आप भी जिक्र कर रहे थे जिस बात का, वो जब पीक हो जाएगा ना, तो ये सरप्राइज एलिमेंट विल कम डाउन टू 0। जितना एक्सपेक्टेशन होगा उतना ही वो हाइक करेंगे, और अगर ऐसा होगा तो इक्विटी मार्केट्स उसको डाइजेस्ट कर लेगा, तो उसमें फिर नेगेटिव रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। सो द सरप्राइज एलिमेंट इज व्हाट कॉजेज अनसर्टेनिटी इन द मार्केट एंड कॉजेज द मार्केट टू गो डाउन। ये मेरा कहने का मतलब है। नहीं, बढ़िया, शायद अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि वो सरप्राइज एलिमेंट अगर निकल जाए और डिस्काउंट हो जाए कि हाँ ठीक है 3 बार 75 बीपीएस बढ़ा ले, तो ठीक है बढ़ा लीजिए, क्या दिक्कत, हम तो पहले से मान के चल रहे हैं। अलग है, आजकल लोग 1% की बड़ी बड़ी बातें रोज करते हैं वहां तो इस बात का भी एक इंडेक्स बना हुआ है कि आज एक वाले कितने परसेंट है, 75 वाले कितने हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है यूएस के मार्केट। एक इंडियन संदर्भ में एक और सवाल है सर, उसके बाद फिर मैं आपके फंड की डिटेलिंग पे आता हूँ। जो करेंसी है हमारी, नियर 80 $1 का भाव है। पिछले 2022 के ही अगर आप 6-7 महीने ले लें तो इसमें करीब 7.5% की डिप्रिसिएशन हुई है। हर साल एवरेज है कि पिछले 50 सालों में 2-3% का डिप्रिसिएशन हर साल होना चाहिए, लेकिन अगर 2-3 साल से नहीं हुआ तो एक झटके में हो गया। अब वो इस साल हो गया है। करेंसी क्या हमारे लिए कोई चैलेंज पोज कर रही है, या लग रहा है कि चलो 80 पहुंच गई, अब ये भी एडजस्टेड है, इसको भी लोगों ने बचा लिया है? तो करेंसी मार्केट्स जो है ना, फोरकास्ट करना सबसे डिफिकल्ट काम है दुनिया में। इक्विटीज ये सब, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट लेवल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको एक फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता हूं आपके सामने जो इसको समझने में शायद सहायक हो। सो पहली बात तो ये है कि हाँ, मतलब डॉलर डिक्सी जिसको कहते हैं, जो कि डॉलर इंडेक्स है, वो 20 ईयर हाई पे है, अभी शायद थोड़ा उससे और भी ज्यादा ऊपर चला गया हो। सो कुल मिला के ये दर्शाता है कि दुनिया में काफी नेगेटिव न्यूज, काफी फियर फैक्टर और काफी अनसर्टेनिटी बना हुआ है।
डिक्सी उसका प्रतिबिंब माना जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया की करेंसी का डिक्लाइन देखें रीसेंट टाइम्स में भी, और उसको कंपेयर करें कि हमारे डेवलप्ड मार्केट और बाकी इमर्जिंग मार्केट करेंसी के कंपैरिजन में अब रुपी जो है वो कितना गिरा है, ज्यादा गिरा है, कम गिरा है, तब आप पाइएगा कि हमारी करेंसी रिलेटिवली बहुत हद तक स्टेबल रही है। जबकि आपने कहा कि 6 से 7% गिरी है, बाकी इमर्जिंग मार्केट कंट्री में 20 से 25% का भी डिवैल्यूएशन हुआ है। सो इसके कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली अल्टीमेटली देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा फ्लो होता है वो हमेशा रिलेटिव होता है, या तो वहां जाएगा या यहां आएगा। तो इसलिए करेंसी डिप्रिसिएशन को एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देख के रिलेटिव टर्म्स में देखें तो हमारा जो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है जो काफी बेहतर है। और जैसे आप पहले कह रहे थे कि इन्फ्लेशन की आउटलुक है, पर हमारे उतनी बुरी हालत नहीं है जितनी कि शायद यूनाइटेड स्टेट्स में हो। तो ये सबको दर्शाते हुए हमारा करेंसी का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो अभी भी स्ट्रांग है एज अपोज टू एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। यही मेरा मानना है। बिल्कुल सही सर, और मुझे उम्मीद है कि ये वाला पीस हमारे एफआई भाई लोग सुन रहे होंगे और वो इसको अच्छी तरह समझ लेंगे कि रिलेटिवली इंडियन करेंसी येन के मुकाबले देखिए आप, यूरो के मुकाबले देखिए आप, बहुत ही स्ट्रांग है। इवन युआन के मुकाबले भी आप देखिए तो बेटर पोजीशन है हम लोग। सर अब हम लोग बातचीत करेंगे आपके फंड के बारे में। जो आपने ये नया फंड शुरू कर रहे हैं आप, इसके सालियंट फीचर्स क्या है, मतलब क्या खूबी है इसमें, ये बाकी फंड की इस भीड़ से अलग कैसे है? इसको मैं दो भाग में लूंगा इसके आपके सवाल का। तो हम पहली बात तो ये फोकस फंड लॉन्च कर रहे हैं। तो पहला ये सवाल आता है कि क्यों फोकस फंड वर्सेस मेनी अदर डाइवर्सिफाइड फंड, और दूसरा ये सवाल आता है इसमें कि ईडलवाइज का फोकस फंड क्यों, जबकि काफी सारे फोकस फंड ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो आपके ये क्वेश्चन का दो भाग में उत्तर देते हुए मैं कहूंगा कि फोकस फंड इसलिए क्योंकि मतलब एक स्टडी मैंने देखी थी कुछ समय पहले जो मेरे साथ अभी भी रहती है, मेरा काफी उस पर ध्यान रहा है, वो ये कि हालांकि वो की गई यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट में, क्योंकि वहां पे काफी लंबा डेटा मिलता है। तो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फाइनेंशियल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये समझने की कोशिश करी कि 100 साल का अगर यूएस का रिटर्न देखें तो उसमें कितने प्रतिशत स्टॉक्स जो है वो सारे पूरे मार्केट का रिटर्न को एक्सप्लेन करते हैं। और जो उनका आउटकम आया वो बहुत ही सनसनीखेज रहा, सो मच सो कि वो काफी सारे एकेडमिक जर्नल्स में पब्लिश हुआ। उसका आउटकम ये था कि ओनली 4% ऑफ द स्टॉक्स explain 100% of market returns over a period of close to 100 years. बाकी जो 96% है, 96% of the stocks, their returns match just the T-bill returns. So कुल मिला के the holy grail कह लीजिए of investing is basically that 4% which explains majority of the returns. अब इंडिया में इतना लंबा डेटा तो 100 साल का मिलता नहीं है, लेकिन पिछले 20-25 साल का अगर डेटा देखें और उसका आकलन करें तो हमें इंडिया में भी उसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें लगता है कि फोकस्ड इन्वेस्टिंग एज ए मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग डेफिनेटली वर्क्स, और एज अल्फा मैनेजर हमारी हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए, और ये है इस केस में, कि हम ऐसे वो 4% की तरफ हमारा ध्यान करें जो हमारे हाई कन्विक्शन बेट्स हों, जो कि इन्वेस्टर के लिए अल्फा क्रिएट कर सके। तो इसलिए हमको लगा कि बाकी सारे कैटेगरीज में के बनस्बत फोकस फंड जो कैटेगरी है वो अच्छा रहेगा अल्फा क्रिएशन के लिए। ये पहली बात। दूसरी बात, ईडलवाइज फोकस फंड में ऐसा क्या खास है जबकि काफी सारे फोकस फंड मार्केट में हैं? तो इसमें मैं कहूंगा कि एटलीस्ट एक साल में जो हमने फंड लॉन्चेस देखे हैं, ये सारे फंड लॉन्चेस कुछ हद तक बेसिकली इंडिया की जो इकोनॉमिक रिकवरी है जो अगले 2-3 साल में आएगी, जिसका मैंने भी जिक्र किया आगे, वो खेलने के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्च की गई। Whereas जब हमने अपना जो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने का कोशिश किया, उसमें हमने ये कोशिश करी है कि हम वैसे थीम्स खेलें जो कि इंडिया के इवोल्यूशन को ठीक से दर्शाती हो। सो इसका मतलब ये कि 10 साल पहले शायद हम एक रोटी कपड़ा और मकान इकोनॉमी थे, आज हम एक एस्पिरेशनल इकोनॉमी है। मे बी अगले 20 साल में हम एक मैच्योर इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो थीम अभी एप्लीकेबल है वो शायद बाद में 20 साल बाद एप्लीकेबल ना हो। तो ये सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, अभी इंडिया की इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए हमने 3 थीम डिसाइड किए हैं जो हमें लगता है कि आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ए वेल्थ क्रिएशन स्टैंड पॉइंट। ये थीम्स हैं ब्रांड्स, मार्केट शेयर गेनर्स और इनोवेशन।
सो हम जो अपने फोकस फंड में, जो कि ये 25 से 30 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो होगा, हम हमारे स्टॉक्स को इन 3 थीम के अंतर्गत जो स्टॉक्स बनते हैं उसमें हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे और वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा करने से हमें लगता है कि ये जो थीम है ना, ये अगले 2-3 साल के परे है। इसका मतलब ये है कि ये 10-15 साल तक वैलिड रहेंगे इंडिया में, नंबर 1। और इंडिया के करंट जो सिचुएशन है उसके मुताबिक है। जो वेल्थ क्रिएशन होगी, जो इस इन्वेस्टर्स का होनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो शायद बेहतर हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये थीम डिसाइड करी है। जी। और हम इसमें पॉजिटिव। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा यहाँ पे, लौट के आएंगे तो फिर हम इन्हीं जो आपकी फोकस 3 थीम है जिसको आपने हमें बताया, उन थीम्स के अंदर सेक्टर्स का आप नाम ले सकते हैं या हमको थोड़ा और समझा सकते हैं कि कैसे हो, या उसको और डीप डाइव करें तो ग्रोथ वर्सेस वैल्यू में आप कुछ देखते हैं, क्या देखते हैं एग्जैक्टली। मैं उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बहुत ही छोटा सा कुछ सेकंड्स का ब्रेक है। स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें एक नए फंड की जो अभी खुला हुआ है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, और ये समझने की कोशिश करें कि इस फंड की खूबी क्या है। एडलवाइस का फोकस इक्विटी फंड है। तकलीफ सर हमारे साथ है। तो सर हमने ब्रेक से पहले बातचीत की कि फोकस क्या है, थीम रखेंगे आप, कुछ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होगा और वो थीम 10-15 साल तक कम से कम वैलिड रहेगी। अब उसको थोड़ा सा और करीब ले जाते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, ग्रोथ वाले स्टॉक्स होंगे या वैल्यू वाले स्टॉक्स होंगे, या मैंने पूरे गुलदस्ते में से मुझे 3 फूल चुनने, उसमें सारे कोई फार्मूले लेगा, जो सबसे अच्छा करे वो 3 फूल ले लूंगा मैं। ये ऐसा आपने बनाया? इसमें जैसे मैंने कहा कि हमारे 3 थीम्स होंगे। एक होगा ब्रांड्स, दूसरा होगा मार्केट शेयर गेनर्स, और तीसरा होगा इनोवेशन। इन 3 थीम को अगर हम एक डीप डाइव करें तो आप पाइएगा, और हमारा ऐसा मानना है कि अगर हम एक थीम करके लें तो पहला ब्रांड्स। मुझे लगता है कि इंडिया का जो अभी करंट मौजूदा हालात है उसमें जो पर कैपिटा जीडीपी है ये 2000 है, और ये अगले 10 साल में ये 2000 के 4000 की तरफ अग्रसर होगी। इस कार्यकाल में और इस समय में मेरे ख्याल में जनरली इकोनॉमीज में देखा गया है कि जो ब्रांड एडॉप्शन है वो काफी बढ़ जाती है। ये B2C के केस में भी वैलिड होती है और ये B2B टाइप ऑफ कंपनीज में भी वैलिड होती है। तो कुल मिला के ये बाकी कंट्रीज में, जैसे साउथ कोरिया हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, पिछले 100 साल में भी इसको देखने को मिला है। तो इंडिया का जो करंट सिचुएशन है उसमें ये काफी हद तक एकदम फिट बैठती है। इसमें होगा ये कि कुछ कंपनीज जो आज के डेट में छोटे ब्रांड हैं, वो अगले 10-15 साल में काफी बड़े ब्रांड बन जाएंगे। कुछ शायद देश में रहेंगे, कुछ बाहर हो जाएंगे, इस तरीके से। तो ये जो जर्नी है, ये इक्विटी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। तो हमारे पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स इस टाइप के होंगे जो ब्रांड कहलाए जाएंगे। दूसरा, मार्केट शेयर गेनर्स। ये पिछले 5 साल में अगर आप देखें इंडिया में, तो एक मोदी कार्यकाल में तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो ये कि हर जगह कुछ ना कुछ रिफॉर्म देखने को मिला। चाहे आप डिमोनेटाइजेशन देख लीजिए, जीएसटी रिफॉर्म देख लीजिए, लेबर रिफॉर्म देख लीजिए, ऐसा कोई सेक्टर शायद अछूता नहीं रह गया जहां पे कि रिफॉर्म्स ना हुआ हो। इसका हम इन्वेस्टमेंट अगर पार्लर्स में देखें तो एक इसका इम्प्लीकेशन बहुत ही क्लियर है। वो ये कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो काफी हद तक मार्केट शेयर गेन करेगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बनिस्बत। ये जो हमारी दूसरी थीम है मार्केट शेयर गेनर्स की, इसमें हम उस टाइप के कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स खेलने की कोशिश करेंगे जो मार्केट शेयर गेन करती हुई नजर आएंगी अगले 10-15 साल। ये मार्केट शेयर गेन करते हुए मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली सिक्लिकल कंपनीज में, जो कि कायदे से काफी हद तक वैल्यू जोन में आती हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कंपनीज सिक्लिकली काफी बड़े हो जाएंगी अगर वो मार्केट शेयर गेन करती रहे तो। ये हमारा सेकंड थीम है, और हमको लगता है कि इस एरिया में भी अगले 10 साल में पैसे लोगों की काफी बनने की आशा है। तीसरा थीम है इनोवेशन। ये इनोवेशन का जो थीम है, ये जितना ग्लोबल है उतना ही लोकल है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि पिछले 100 साल के बनिस्बत अभी जहां हम हैं, सबसे ज्यादा डिसरप्शन देखने को मिल रहा है हर सेक्टर में। तो इसको हम खेलने की कोशिश करेंगे। कुछ कंपनीज जो कि प्रॉफिटेबल हो और साथ में ग्रोथ भी दिखाती हूं, ऐसे लोग जनरली इनोवेटर नहीं होते हैं, इनको हम कहते हैं इनेबलर या फिर एडेप्टर। ये तो टाइप के कंपनीज होती हैं जो कि
थीम जो इनोवेशन को पॉसिबल करवा पाती है लेकिन डायरेक्टली नहीं करती, ऐसे कुछ स्वीट स्पॉट हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इन दिस थीम ऑफ इनोवेशन। तो कुल मिला के ये थीम हमारे मेन होंगे। प्रदीप सर, जो तीसरी थीम आपने बताया बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं बात करूं, लेकिन पहले एक बीच में क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में कि कुछ कंपनियां बिना प्रॉफिट कमाए मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश कर रही हैं और दावा करती हैं, और वो इनोवेटर्स नहीं है। क्या आप इन पर फोकस करेंगे? जी, हमारा जो इडलवाइज एमएफ में जो एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है या प्रोसेस है, उसमें दो चीजों पे बहुत बड़ा ध्यान है। पहली बात ये कि हम उसको फेयर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क कहते हैं, बट उसका ज्यादा समय ना लेते हुए उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, विच इज ये एक्सेप्टेबल प्राइस और दूसरा रोबस्टनेस। ये रोबस्टनेस वाला जो थीम है, उसमें हम वही कंपनीज में फोकस करते हैं जहां प्रॉफिट बन रहा हो, जहां पे रिटर्न बन रहा हो। तो बेसिकली ग्रोथ के साथ में प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियो, ROE ROC, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस तरफ जो टाइप की कंपनीज आप फोकस बोल रहे हैं, उसमें शायद हमारा ध्यान कम हो। और दूसरी चीज ये है, जो एक्सेप्टेबल प्राइस वाला जो पोर्शन है, उसमें हम वैल्यूएशन पे हमारा खासा ध्यान रहता है। सो जबकि हम ये थीम बोल रहे हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा महंगे स्टॉक से दूर रहने की कोशिश भी रहेगी। तो मैं सोचा कि इन दोनों को आपको हाईलाइट करूं। नहीं, बिल्कुल सही सर, बहुत ही संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जो इनोवेशन वाली कैटेगरी आपने, उसमें एक्चुअली बहुत अच्छा क्लियर डिमार्केशन है कि इनेबलर है, एडॉप्टर है या इनोवेटर है। जो इनोवेटर है तो बहुत लंबे समय तक नुकसान में रहता है, उसके बाद वो रोबस्टनेस उसके अंदर आती है और वो बड़े बड़े दावे करता है। तो कैच देम यंग वाला फार्मूला यहाँ नहीं लगता है। फिर तो लगता है कि जब वो मेच्योर हो गया हम तब उसमें जाएंगे, और तब वो इनोवेटर नहीं रह जाएगा, फिर वो एडॉप्टर या एनेबलर हो या कुछ और बन जाएगा। तो इसको बहुत संक्षेप में समझाइए, इसमें कैसे डिमार्केट करेंगे आप? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इनोवेटर की तरफ हमारा रुझान कम होगा, हमारा ध्यान इनेबलर या एडॉप्टर की तरफ ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए इंडियन IT सर्विसेज, ये इनेबलर है ग्लोबल डिजिटल एडॉप्शन को अगर ध्यान में रखें तो। हम इनेबलर्स या ऐसी कंपनीज जो नट्स एंड बोल्ट्स प्रोवाइड करती हो टू मेक द इनोवेशन हैपन, उसमें हमारा फोकस ज्यादा होगा, एज अपोज टू जो वो कंपनीज जो आपने डिस्क्राइब करी, जिनको काफी इन्वेस्ट करना पड़ता है टू मेक थिंग्स हैपन, विच आर कॉल्ड इनोवेटर्स। करेक्ट। अच्छा सर, इसमें बहुत सी बात समाप्त करेंगे हम लोग। इंडिया की IT सेक्टर में इसका बड़ा फायदा उठाया, मतलब चूंकि डिसरप्शंस बहुत होते हैं टेक्नोलॉजी में, तो डिसरप्शन से जूझते रहने से बेटर है कि आप सर्विस प्रोवाइडर बन जाए, और उसका बड़ा बम्पर फायदा उठाया इन्होंने। तो खैर, ये थीम भी पकड़ेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रदीप सर ने बहुत ही विस्तार में और बहुत ही अच्छे से समझाया कि 3 थीम पे हम फोकस करेंगे, और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं, कुछ 20-25-30 शेयर रखेंगे, और वो 10-15 साल तक के थीम वाले स्टॉक होंगे जिनकी थीम वैलिड होगी। तो ये एक नया फंड है, इस पे आप पैसे लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। आपको शो में विस्तार से समझाया, आप और उसको थोड़ा पढ़िए, समझिए, और लोगों से राय लीजिए, लेकिन एक बेहतरीन फंड मुझे लगता है, क्योंकि फोकस्ड होकर मार्केट में आदमी जाता है तभी उसकी वेल्थ क्रिएट होती है। प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार।